नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली के 12 भाव में राहु के प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में बता दूं आपको कि यदि आपने सूर्य से लेकर के शनि पर्यंत इन 7 ग्रहों की चर्चा जो है बारी बारी से मैंने इस पर कार्यक्रम बना दिया है। 12 भाव में प्रभाव का वीडियो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहां एक प्लेलिस्ट है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी। उस प्लेलिस्ट में जो नए वीडियोज हैं आप उसमें सर्च करिएगा न्यूएस्ट वीडियो, तो वो सारे क्रम से देखिए। उसमें आपको सूर्य से लेकर के शनि तक के वीडियो मिल जाएंगे। आप उन सारे कार्यक्रमों को देख लीजिए। अब आज चर्चा राहु की है। एक और बात बता दूं, यदि आप नए दर्शक हैं तो जान लीजिए, इस कार्यक्रम में राहु की अच्छाइयों की चर्चा नहीं होगी, क्योंकि अच्छाइयों की चर्चा तो लगातार मैं करता रहता हूं। 12 भावों में राहु से उत्पन्न मैं बुराइयों की चर्चा करने वाला हूं। परंतु यहां रुकिए, अगर आप पीछे के कार्यक्रम नहीं देखे हैं तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि राहु तो फिर बुरा ही प्रभाव देता है, आप कौन सी नई बात बता देंगे। नहीं, आप ध्यान से सुनिए और समझिए। मैं यहां पर राहु के उन आम परेशानियों की बात नहीं कर रहा, मैं राहु के उन बातों की चर्चा कर रहा हूं जब आपकी कुंडली में राहु यदि कारक भी होंगे। जैसे जन्म कुंडली के 3, 6वें, 10वें, 11वें में राहु बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन वहां भी राहु के होने से कुछ ऐसी सामान्य परेशानियां हैं जो जातक को देखने को मिलती ही मिलती हैं। मैं उसकी चर्चा लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। चलिए बिना विलंब की चर्चा प्रारंभ करते हैं। लग्न में यदि राहु हो तो जातक को, वैसे एक कमाल की बात है कि लग्न में राहु का एक राहु हो तो उसकी एक विशेष पहचान कही गई है, वो है दंत के बीच में छिद्र, दोनों दांतों के बीच में खाली गैप। ये लग्नगत राहु वालों में देखने को मिलता है कि अगर लग्न में राहु हो तो दोनों दांतों के बीच गैप दिखाई पड़ता है। और दंत छिद्रा क्वचित मूर्खा, ये भी एक तथ्य है। कहा जाता है कि दंत छिद्र जिनके हो वो शायद ही ऐसे लोग हो जो मूर्ख हों। खैर, लग्न में राहु हो तो कमी क्या होती है वो जानिए। ऐसे जातक को मानसिक भ्रांति, भ्रमित सोच उत्पन्न कराते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अभी अभी मैंने एक उक्ति आपको बताई है क्वचित मूर्खा, और मैं वहीं पर दूसरी उक्ति बता रहा हूं भ्रमित। जी हां, राहु का ये मूल स्वभाव है। वो कारक हो, अकारक हो, अच्छा फल दे रहे हो, बुरा, लेकिन भ्रम की स्थिति विचार में, जातक के व्यक्तित्व में उत्पन्न कराएंगे ही। फलतः जातक को निर्णय लेने में सदैव कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। सदैव उसके सामने दुराहे क्या चौराहे दिखाई उसको पड़ेंगे। वो हमेशा कंफ्यूजन ऐसा होगा। तो वहीं चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, हर तरह के संबंध में कहीं ना कहीं एक विवाद, बेव्यर्थ का विवाद, न चाहते हुए और असंतोष, तनाव की स्थिति उत्पन्न करेंगे। जानते हैं सप्तम पर उनकी दृष्टि होगी तो दांपत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं परेशानियां जातक को देखने को मिलेंगी। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में राहु हो, कारक हो, अकारक हो, उच्च के हो, यह प्रभाव देखने को मिलेगा। धन होगा, सब कुछ होगा, परंतु अचानक वित्तीय हानियां होंगी। परिवार के सदस्य, करीबी रिश्तेदारों के साथ संबंध में अस्थिरता, अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होगी। राहु द्वितीय में हो तो वाणी में असंतुलन आएगा। व्यक्ति कहेगा कुछ, सामने वाला सुनेगा कुछ, समझेगा कुछ, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। कई बार असत्यता की स्थिति भी उत्पन्न होती, जातक असत्य बोलता है। वजन बढ़ने की शिकायत दूसरे के राहु उत्पन्न कराते हैं। अच्छी स्थिति में हो, बुरी स्थिति में हो, कहीं चाहे जैसी स्थिति में हो। और अगर पैतृक संपत्ति है तो उसका नुकसान हो जाना या उससे संबंधित विवाद की संभावना बढ़ चढ़ करके आती है। ये अच्छी या बुरी हर स्थिति में। अब तीसरे को लीजिए। तीसरे का राहु आप जानते हैं बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करते हैं, परंतु ऐसा जातक कई बार भ्रम की स्थिति में तो होता ही है, अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय ले लेता है और उसके चलते वो कई बार मुसीबत में पड़ता है और उसको किसी भी बात को व्यक्त करने में कठिनाई महसूस होती है। बात जरा ध्यान से सुनिएगा, ये समझने का विषय है।
यानी जो बात खुल के बतानी है सामने वाले को, उसको खुल के बताने में कठिनाई उत्पन्न होगी। आत्मसंयम में भी, आत्मनियंत्रण में भी वो अपने आप को असमर्थ पाएगा। उसके जो भी महत्वपूर्ण विचार हैं, जिसको एक बार में उसको ले लेना चाहिए, उसमें दुविधा होगी और इसी दुविधा के कारण उसको सदैव किसी भी तरह के निर्णय लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब जरा गौर करिए कि तीसरे के राहु को केवल और केवल अच्छा ही सुनते आए हैं, मेरे मुंह से ही आपने कई बार सुना है, लेकिन ये कमियां आपको देखने को मिलेंगी। छोटे भाई बहनों से, पड़ोसियों से भी संबंध किसी से वो खराब नहीं करना चाहेगा, लेकिन बात वही है, कहेगा कुछ, सामने वाला सुनेगा कुछ, अर्थ निकालेगा कुछ, तो ये होगा ही होगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के चतुर्थ में वैसे तो राहु को कुछ अच्छा नहीं कहा गया है, पर चतुर्थ के राहु परिस्थिति अच्छे हों बुरे हों, ये एक स्थिति उत्पन्न करेंगे। घर का माहौल अस्थिर ही करेंगे, घर में तनाव का वातावरण बनाकर के ही रखेंगे, घर में अशांति, सुख की कमी हो, ये होगा ही होगा। माता के साथ संबंध में तनाव होगा, माता के साथ भी संबंध में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी। पेट से संबंधित परेशानी, मानसिक परेशानी और साथ ही साथ हृदय से संबंधित परेशानियों के साथ स्तन से संबंधित परेशानियां भी चतुर्थ के राहु जीवन काल में उत्पन्न कराते हैं। ये अच्छी स्थिति में हो तब भी, बुरी में हो, चतुर्थ में तो ये करेंगे ही करेंगे। प्रिय दर्शकों, पंचम का राहु ये समस्या खड़ी करते हैं। सबसे पहले तो संतान भाव से संबंध बनाकर के संतान प्रतिबंधक योग की स्थिति उत्पन्न करा देते हैं। और आप जानते हैं कि पंचम का राहु चाहे अच्छी स्थिति में हो, बुरी स्थिति में हो, जातक की जो शिक्षा है उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करा देते हैं। जातक की शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो जाता है, समस्याएं आने लगती हैं, संतान की ओर से समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, प्रेम संबंध में समस्या, अच्छी बुरी हर हालत स्थिति में उसका जो रोमांटिक जीवन है वो अस्थिर हो जाता है। मानसिक भ्रांतियां, भ्रमित सोच उत्पन्न होना ही होना है और फलतः जो निर्णय उसको लेना उसमें कठिनाई होती है उसको। अब षष्ठ के राहु को ले लीजिए। षष्ठ का राहु बहुत अच्छा माना गया है, शनिवत, बहुत शनि के समान देखा जाए तो बहुत अच्छा है, पर जातक को नौकरी में, उसके पेशेवर जीवन में समस्याएं होंगी ही होंगी। कार्यस्थल पर तनाव वो नहीं करेगा, साथ के लोग व्यर्थ में असंतोष की स्थिति उत्पन्न कराएंगे, विवाद बढ़ाएंगे, यानी न चाहते हुए भी उसको जूझना पड़ेगा। प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, विवादों में व्यर्थ का बेचारा वो फंस जाएगा, संघर्ष उसको करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं कुछ आत्मसंयम की कमी और अनुशासन की कमी भी ऐसे जातकों में पाई जाती है, जिसके चलते क्षमता होने के बावजूद उसको संघर्ष करना पड़ता है। भूलिएगा मत कि षष्ठ का राहु शत्रुहंता योग बनाते हैं। षष्ठ के राहु हर तरह से जातक के जीवन काल में अच्छाइयां उत्पन्न करते हैं, पर ये परेशानियां तब भी आती हैं 100%। सप्तम भाव, यहां तो राहु को कोई अच्छा बहुत कहा नहीं गया है। यहां पर राहु हो तो वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं एक परेशानी तो उत्पन्न करा ही देते हैं। संबंध में असंतुलित संबंध हो जाता है। वहीं साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो वहां कानूनी या वित्तीय समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे जातकों को विशेष करके यौन रोग या किडनी से संबंधित रोग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। चारित्रिक दुर्बलता और साथ ही साथ आलस्य और ऐसे जातकों में टालू प्रवृत्ति, चीजों को टालना, साफ सुथरा कम रहना इत्यादि ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। इसके पीछे कारण यह भी कि लग्नगत केतु जो है यह भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। अष्टम का राहु ये बहुत संघर्ष कराता है, मैंने बताया था बीते दिनों कार्यक्रम में। तो अष्टम का राहु विशेष करके दीर्घकालिक रोग देने के लिए जाना जाता है, यानी जो भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी वो लाता है, दीर्घकालिक लाता है, गंभीर बीमारियां उत्पन्न कराता है। ये भी आकस्मिक वित्तीय संकट उत्पन्न करता है, धन हानि कराता है। और लंबे समय तक जब आप आर्थिक रूप से परेशान होते हैं तो कर्ज लेते हैं और कर्ज में फंस जाते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जो परेशानी है वह है रहस्यमयी परेशानियां। ऐसे जातकों के गुप्त शत्रु होते हैं। ऐसा जातक तंत्र मंत्र का शिकार जीवन काल में होता ही रहता है। अब फिर मैं वही बात दोहरा देना चाहता हूं कि तंत्र मंत्र करने वाला कौन है आपके ऊपर बैठा, बस यही है, नजर की शिकायत मैं मान के चलता हूं। नवम भाव, प्रिय दर्शकों, नवम भाव में पाप ग्रह का होना, शनि का होना, राहु का होना बहुत अच्छा है। जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं जब जब जातक को भाग्य की आवश्यकता होती है भाग्य उसका साथ देता है। परंतु जातक को यह भी एक परेशानी देखने को मिलती है कि एक अपारदर्शी जीवन, सामंजस्य बैठाने में परेशानी, विद्या, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बाधा, परिवार के मध्य तनाव, अपनों से ही उसे एक जो मान मिलना चाहिए, जो प्रेम मिलना चाहिए, जो उसके अपने हैं, यहां पर औरों का दोष नहीं कहा जाएगा, जो उसके अपने कहे जाने वाले हैं, भाई बंधु माता पिता, उन्हीं से
इसको वो सुख, वो लगाव, वो प्रेम नहीं मिल पाएगा, जिसके चलते कहीं ना कहीं ऐसा जातक जीवन काल में एकाकीपन महसूस करता है। भाग्य की मैं कमजोरी नहीं कहा हूं, पर ये कमियां देखने को अवश्य मिलती हैं। दसम के राहु आप सुनते आए हैं मेरे कार्यक्रम में, मैं जबरदस्त इनकी प्रशंसा करता हूं। दसम का राहु जातक को राजनीतिज्ञ बना देता है, परंतु एक कमाल की बात है, एक बड़े कमाल की बात है कि जो लोग दसम के राहु लिए हुए हैं वो राजनीति में जाते हैं। हालांकि एक बात ऐसा है कि ऐसे आप इसको समझिए कि जो राजनीति करता है वो खुद भी तो कई बार राजनीति का शिकार होता है। तो हाँ, ऐसे लोगों के पदोन्नति में बार बार बाधा, प्रतिष्ठा में, अब एक राजनेता के जीवन काल में उसकी पद प्रतिष्ठा तो हर समय दांव पर ही लगी रहती है, तो सार्वजनिक जीवन में कई बार उसकी छवि भी धूमिल होती है, तो ये कोई ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अब मान लीजिए नौकरी में हैं आप व्यापार नहीं कर रहे, आप राजनीति में नहीं हैं, आप टीम के साथ जब भी काम करने की सोचेंगे आप सारी तैयारी कर लेंगे, लेकिन विघ्न आएगा ही आएगा। आपने टीम तैयार कर लिया, आप तैयारी कर चुके हैं, पर टीम के साथ काम करने में बाधा उत्पन्न होगी ही होगी। और कार्यस्थल पर भी देखें तो विवाद और संघर्ष होता रहेगा। जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे जो सहयोग मिलना चाहिए वो आपके जीवन काल में कभी आपको प्राप्त नहीं होगा। फलतः मानसिक चिंता और अशांति आपके जीवन काल में रहेगी। 11वें का राहु तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लाभप्रद है, पर व्यक्ति की जो व्यक्तिगत आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसमें वो सदैव विघ्न उत्पन्न करता है। ऐसे जातक दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं, लेकिन इनके खुद के जीवन काल में जो प्रेरणा और उत्साह दूसरों से मिलनी चाहिए, जो सहयोग मिलना चाहिए, वो अपनों से नहीं मिल पाता। संतान और प्रेम दोनों ही संबंध में यदि कहें तो जातक के जीवन काल में परेशानियां देखने को मिलती हैं। हालांकि मैं आप जानते हैं कि 11वें का राहु बहुत अच्छा है, सो कमियां ढूंढ के बताना भी थोड़ा मुश्किल है। 12वें का राहु आप जानते हैं खराब स्थिति उत्पन्न करते हैं, आकस्मिक वित्तीय हानि लाते हैं, नुकसान कराते हैं, मानसिक रूप से परेशानी, नसों से संबंधित परेशानी, जोड़ों से संबंधित परेशानी, जीवन शैली में एक तनाव सदैव व्याप्त रहता है, मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद घेरे रहते हैं। ऐसे जातक को नौकरी में स्थानांतरण पर, परिवर्तन में लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अप्रत्याशित परेशानियां और कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानियां तो ऐसे जातक के जीवन काल में आएंगी ही आएंगी। फिर से रोक करके उस बात को दोहराना जरूरी है कि याद रखिएगा, मैं अब चूंकि राहु की चर्चा चल रही है इसीलिए थोड़ा सा ये बात ज्यादा आपको असहज नहीं लग रहा होगा, लेकिन यही शुक्र या मैं गुरु की चर्चा में भी कमी जब बता रहा हूं तो वहां असहज ज्यादा आपको लग रहा था। राहु के लिए लग रहा है कि हाँ ये तो होता ही है, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि राहु कारक भी हों, जहां अच्छा भी आपको मिल रहा है वहां भी एक कहीं ना कहीं कमी अवश्य होगी। अब बारी आती है, यदि आप मुझसे पूछते हैं कि उपाय क्या करूं, है मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मेरे चैनल पर एक चले जाइए, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है नवग्रहों के उपाय से संबंधित। प्रत्येक ग्रह को ठीक करने के मैंने 20-20 उपाय बना रखे हैं, ऐसा वीडियो बना रखा है। उसमें से जाकर के अपने काम के हिसाब से, राहु की यदि चर्चा चल रही तो राहु के आप सभी उपाय देखिए, और 20 में से जो उपाय आपको सहज और सरल लगे उस उपाय को कर लीजिए। राहु जन्य पीड़ा से आप बचेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। कल केतु के प्रभाव को लेकर 12वें भाव में मैं आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।